स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हमने इस नए वीडियो मंडल के द्वारा दिए गए वंशागति के जो नियम है उनका अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मंडल के द्वारा बताए गए जो अपने जो गार्डन उद्यान मटर था उस पौधे पे उन्होंने कार्य किया था पाइसम शैटागम, और उनके बाद में उन्होंने वंशागति से कुछ नियम बताए थे जिनका आज अपन अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था उनके द्वारा दिए गए मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अध्ययन किया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसके बारे में हमने केवल एक समय में एक ही वंशागति के जो गुण थे उसका लक्षण का अध्ययन किया था, और डाई हाइब्रिड में हमने दो जो वंशागत जो लक्षण थे उनका अध्ययन किया था। मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग करते हुए बताया कि वंशागति से उन्होंने जो नियम बताए उनसे पहले उन्होंने बताया था, पिछले वीडियो में जैसे अपन ने देखा था, उन्होंने बताया कि एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिसमें एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। डोमिनेंट वो होगा जो अपना प्रभाव दिखाता है, और रिसेसिव वो होता है जो जिसके डोमिनेंट की वजह से जो अपना प्रभाव वो प्रकट नहीं कर पाता। होमोजाइगस का मतलब होता है सेम एलील, जो सेम एलील है, जैसे कि दोनों कैपिटल टी हैं तो वो हो गया होमोजाइगस, और अगर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी जैसे कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा है तो वो हो गया हेटेरोजाइगस। जो मेंडल के जो प्रथम जो नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये अपन मोनो हाइब्रिड के द्वारा, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो अपन डाई हाइब्रिड के क्रॉस द्वारा पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन केवल लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस। When parents with pure contrasting traits are crossed together, only one form of trait appears in the next generation. The hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype. इस नियम के अनुसार मेंडल ने क्या बताया कि when parents with प्योर कॉन्ट्रास्टिंग, प्योर का मतलब वो यहाँ पे होमोजाइगस से संबंधित है। होमोजाइगस का मतलब जो एलील होंगे वो क्या होंगे, दोनों समान होंगे, और हेटेरोजाइगस में जो एलील होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए वो हेटेरो का मतलब विषम हो गया, दोनों समान नहीं। तो प्योर का मतलब पेरेंट्स हैं वो प्योर यानी कि होमोजाइगस हैं। अगर पेरेंट्स हैं अगर उनके बीच में जो भी होमोजाइगस है उनके बीच में अगर अपन क्रॉस करवाएं तो जो संतति बनेगी संकर संतति, क्योंकि जो क्रॉस करवाने के बाद जो संतति बनेगी वो संकर होगी, तो जो संकर संतति बनेगी वो संकर संतति में क्या होगा, उसका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप ध्यान देने वाली चीज़ें दो चीज़ें होती हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अपन ने ये चीज़ विस्तार से डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ी थी। फिनोटाइप यानी कि जो बाहर से विजिबल होते हैं उनके जो ट्रेट जिनको अपन देख सकते हैं, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था वो कि टी यानी कि टॉल और ड्वार्फ के बारे में। तो यदि लंबा है तो वो रहेगा उसका यानी कि वो फिनोटाइप हो गया, लंबा यानी कि वो फिनोटाइप उसका लंबापन फिनोटाइप है उसका। लेकिन हो सकता है वो टी हो, एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो तो भी वो लंबा ही रहेगा, और दोनों कैपिटल टी हो तो भी लंबा ही रहेगा। लेकिन फिनोटाइप तो समान है, लेकिन यहाँ पर जीनोटाइप अलग अलग रहेगा उनका। तो जो संकर संतति बनेगी यानी कि एफ इन्फिनिटी में जो संकर संतति बनेगी उसके अंदर क्या होगा, जो लक्षण है फिनोटाइप का वो केवल डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप एग्जिबिट, यानी कि जो केवल प्रभावी जो लक्षण है वही प्रकट होगा। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखना। यदि अपन दो पेरेंट्स यानी कि जो होमोजाइगस यानी कि प्योर हैं उनके बीच में अगर
अपन क्रॉस करवाते हैं तो जो संकर संतति बनेगी उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होगा। मेंडल का जो साधन था, जो पहला जो भी इसकी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, इसके बारे में जो अगर इसका अपन कंक्लूजन करें तो ये मान सकते हैं कि जो एफ1पीडी यानी कि जो पेरेंट्स के बीच में बाद में गैमेट्स बनेंगे, अगर उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो जो एफ1पीडी बनेगी उस एफ1पीडी में जो फिनोटाइप होगा वो अपना डोमिनेंट ट्रेट्स, केवल प्रभावी लक्षण ही होगा। अब जो एफ1पीडी होगी वो हेटेरो होगी, यानी कि वो प्योर की जगह अपन इम्प्योर मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो जीन होगा उसके जो दोनों एलील होंगे वो इक्वल सेम नहीं होंगे, वो दोनों अलग अलग होंगे। वो जो एलील हैं वो दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन जो उनका जो फिनोटाइप है वो क्या होगा, केवल डोमिनेंट ही होगा, रेसेसिव नहीं होगा। मेंडल के नियम के अनुसार ये बताया था। तो इसके अंदर दो वर्ड बार बार काम में आएंगे, डोमिनेंट जो अपना प्रभाव दिखाता है, और जो रेसेसिव जो अपना प्रभाव यानी कि उसका प्रभाव हो छिप जाता है। किसकी वजह से? डोमिनेंट एलील की वजह से। मुख्यतः जो था इस नियम के अंदर ये बताया गया है। अब देखते हैं कि इस नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो नियम है, पहला और जो दूसरा साधारण अपन बोल सकते हैं, उस नियम को अपन एक संकर संकरण के द्वारा समझ सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन दैट इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स only one parental characters will be expressed in the F1 generations and both parental characters will be expressed in the F2 generation in the ratio 3:1 का जो रेशियो रहेगा। अगर कहने का इसका मीनिंग ये है कि क्या समझाता है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो ये बताता है, यदि हम अगर दो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स उनके बीच में विभिन्नता केवल एक वंशागत ट्रेट, यानी कि अपन एक संकर संकरण के बारे में अगर उनका अध्ययन करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, जो एफ1पीडी में होगा वो क्या होगा, प्रभावी का मतलब ये ही मान सकते हैं कि उसके अंदर केवल एक जनक जो होगा, एक पेरेंट होगा, उनका लक्षण ही प्रकट होगा। किसमें अंदर? हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो संकर संतति होगी उसके अंदर एक का दूसरे का जीन रहेगा, लेकिन वो उसके अंदर जो दूसरा जो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म रेसेसिव रहेगा, वो क्या रहा, रेसेसिव रहेगा। जो एलील होगा वो रेसेसिव रहेगा। इस वजह से क्या होगा, वो जीन यानी कि उसका एलील तो रहेगा रेसेसिव, लेकिन डोमिनेंट एलील की वजह से वो अपना प्रभाव वो प्रकट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा, जो F1पीडी होगी उसके अंदर केवल एक जनक, और एक जनक कौन सा होगा, जो प्रभावी जो लक्षण है वही प्रकट होगा। अप्रभावी वाला है वो उस टाइम प्रकट नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, यदि हम उसको आगे बढ़ाएं, यानी कि F2 जनरेशन में करें, जब F1 के अंदर अपन सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, तो उससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, F2पीडी बनेगी। उससे F2पीडी बनेगी, वो क्या होगा, उसके अंदर रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों प्रकार के लक्षण वो प्रकट होंगे, और ये जो अनुपात रहेगा ये रहेगा 3:1। द वन विच एक्सप्रेस इन द F1, ये वो चीज़ है कि F1पीडी में जो रहेगा वो कहलाएगा डोमिनेंट, और जो अगर F1पीडी में जो लक्षण प्रकट नहीं होगा वो कहेंगे अपन रेसेसिव। दो हो गए, वह लक्षण जो F1पीडी में प्रकट होता है उसको कहेंगे अपन प्रभावी लक्षण, और जो F1पीडी में प्रकट नहीं होता उसको अपन कहेंगे अप्रभावी लक्षण।
यद्यपि अप्रभावी लक्षण है वो F1PD में प्रकट नहीं होता है, लेकिन वो F2PD में प्रकट होगा। जैसे कि अपन ने मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था वो अपन लंबेपन पौधे के लिए जो लंबाई है नहीं टॉल और ड्वार्फ के अंदर अध्ययन किया था, यहाँ पर उसी का अध्ययन अपन करेंगे कि जो अगर एक टॉल है एक ड्वार्फ यानी कि उसके अपन क्रॉस करवाया था जो F1PD में था वो केवल लंबे पौधे बने थे, क्योंकि लंबा क्या था, लंबा प्रभावी लक्षण था, इसलिए वो क्या हुआ कि लंबा जो पौधा है वो F1PD में केवल टॉल प्लांट से बने, क्योंकि उसके अंदर जो लंबापन हो गया है प्रभावी था, इस वजह से उसके अंदर केवल प्रभावी पौधे ही वो बने। उस वीडियो में हमने देखा था कि अगर प्योर का मतलब दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी हैं तो उनको प्योर बोलेंगे, ऐसे का दूसरा नाम होमोजाइगस हो जाएगा। अपन देखते हैं एक डायग्राम इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, एक अपन डायग्रामेटिक देखते हैं जिससे अपन को समझें। जैसे कि अपन देखें कि दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस है, आपके वीडियो में जो दिख रहा है दोनों कैपिटल टी हैं दोनों स्मॉल टी हैं, जिनके बीच में अगर गेमिट बनाएंगे तो उनकी गेमिट बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे तो टी बन रहा है। देखो F1 जनरेशन में यहाँ पर जो टी बन रहा है इसमें कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी की वजह से क्या होगा, केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा, और यही अपन इस नियम में पढ़ रहे थे। कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन की बात करें तो कैपिटल टी की उपस्थिति में स्मॉल टी अपना प्रभाव प्रकट नहीं करेगा, यानी कि जो ये F1PD है यहाँ पर कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है, केवल और केवल लंबापन का, और यही अपना ये नियम का था। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा और तीसरे नियम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।